हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इसको हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, इनको समझा। अब फार्मिंग इन पालमपुर वाला पढ़ रहे थे, फार्मिंग इन पालमपुर का थर्ड पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा कि आखिर हम सेम लैंड से प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीका था मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा था मॉडर्न फार्मिंग। अब देखिएगा, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि नेचर के थ्रू प्रोड्यूस होती है, नेचर के थ्रू बनती है, तो ज़रूरी है कि हम इसका यूज बहुत केयरफुल तरीके से करें, इस तरीके से करें कि ये हार्म ना होने पाए। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स आई हैं वो इंडिकेट करती हैं, वो ये चीज़ शो करती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस, कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उससे जो हमारे नेचुरल बेस हैं उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारे एरिया में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, फर्टिलिटी कम हो गई, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पहले से लॉस हो गई। टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए इस वजह से फर्टिलिटी क्या हो गई, उसकी कम हो गई सॉइल की, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, बिकॉज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि अब क्या है, पहले इरिगेशन कैसे होता था, कैनल्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि फ्लोइंग वाटर से। अब हम कैसे करें, ट्यूबवेल से, जो ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर को हम ओवर यूज कर रहे हैं। तो यही इसमें बोला कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर लेवल। तो इससे क्या हुआ, वाटर लेवल डिक्लाइन हुआ बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ, बिकॉज हमने इरिगेशन किससे स्टार्ट किया, ट्यूबवेल से। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स, और जो रिसोर्स हमने ओवर यूज किए हैं उसको बनने में, उसको मेडअप होने में लंबा टाइम लगता है, मैनी ईयर्स। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम, एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इसके बाद इनको रिस्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट का टेक केयर करना होगा टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का फ्यूचर डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर, वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमें एनवायरनमेंट का टेक केयर करना भी ज़रूरी है। अब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कैसे होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे सॉइल फर्टिलिटी रिमूव होती है, इसको देखिएगा, इस लेक्चर में दिखाया गया नीचे बॉक्स में। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वैसे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं विच डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, और वो मिनरल्स तुरंत क्या होते हैं, प्लांट्स को मिल जाते हैं। बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं और सॉइल के थ्रू प्लांट्स को मिलते हैं। अब सॉइल में उतना मिनरल्स अवेलेबल नहीं है तो क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाया। वो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और इमीडिएटली प्लांट्स को वो मिनरल्स प्रोवाइड कर देते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक सॉइल में रिटेन नहीं रहते हैं। तो दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, या तो सॉइल से एंड सॉइल से एस्केप हो जाते हैं एंड सॉइल में एस्केप हो जाते हैं एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर उसको पॉल्यूट करते हैं, उसको बेकार करते हैं, रिवर्स को बेकार करते हैं, लेक्स को, मतलब जहाँ जहाँ वाटर के थ्रू जा रहे हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल है, बहुत नेसेसरी हैं, उनको भी ये मार देते हैं। दिस मीन्स समटाइम आफ्टर देयर यूज, इसलिए कुछ बार क्या होता है, इनके यूज के बाद द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती नहीं है, इवन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, केवल ये तो प्लांट को उस समय के लिए मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है बस। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इन हाईएस्ट इन द कंट्री, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, वहाँ पर हो रहा है।
द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। लगातार हम जो कंजप्शन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंजप्शन करने से केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब क्योंकि फर्टिलिटी कम हो गई तो और फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, तो पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड, अब पंजाब फार्मर्स फोर्स्ड होते हैं टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए, एंड अदर इनपुट्स, और भी दूसरे इनपुट यूज करने के लिए, टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल, सेम प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने के लिए और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब है जो कल्टिवेशन का कॉस्ट है राइजिंग वेरी फास्ट, वो काफ़ी फास्ट राइज कर रहा है। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन का कॉस्ट क्या है, और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें और फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। जो पालमपुर के टोटल फार्मर्स हैं उनके बीच लैंड जो टोटल पालमपुर की उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, किसके पास कितना लैंड है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आखिर कितना इम्पोर्टेंट है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए लैंड कितना एसेंशियल है। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. Unfortunately, for not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं सबके पास सफिशियंट या इनफ लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, 450 फैमिलीज का जो 1/3 यानी कि 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लैंडलेस हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, ये लैंड फार्म लेबरर के तौर पे काम करते हैं। तो 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स। मैक्सिमम लोग कौन से हैं जिनके पास लैंड नहीं है, दलित्स हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए इनके पास खुद की कोई लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु आउन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स। अब 450 में कितनी फैमिली, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स यानी कि छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, ठीक, कुछ कुछ ज़मीन इनके पास लैंड के पार्ट हैं। 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। इनका साइज क्या है, 2 हेक्टेयर है, उससे कम है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और इस प्लॉट्स पे एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को इनफ इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। तो आप देखोगे कि यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ, जो ऊपर पिक्चर बना हुआ है बुक में, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं, अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। कौन कल्टिवेट करता है, स्मॉल फार्मर्स के द्वारा ये एरिया कल्टीवेट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जो विलेज के जो बाहरी पार्ट हैं उसमें छोटी सी ज़मीन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज, और विलेज का लगभग जो टोटल आधा एरिया है, ठीक है, 50% जो पार्ट ज़मीन का या लैंड का, ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। मतलब 50% पार्ट काफ़ी बड़े बड़े एरिया हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े लैंड हैं। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज। तो पालमपुर में जो 60 फैमिलीज हैं, ठीक है, पालमपुर की जो 60 फैमिलीज हैं ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। ये क्या हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर, यानी कि बड़े बड़े फार्मर्स हैं या फिर मीडियम फार्मर्स हैं जिनके पास काफ़ी ठीक ठाक लैंड के पार्ट अवेलेबल है। ऐसे कुल कितने लोग हैं, 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड के 50% पार्ट की ओनरशिप है, उस पार्ट पे एग्रीकल्चर करते हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स, और लगभग 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है ना, 10 हेक्टेयर्स, सॉरी कुछ ऐसे हैं जिनके पास क्या 10 हेक्टेयर लैंड। इस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जो टोटल यहाँ पे लैंड है उसमें 150 लोगों के पास तो लैंड ही नहीं है। 240 के पास बहुत स्मॉल प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे 2 हेक्टेयर है उससे कम, और 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़्यादा, और कुछ फैमिली ऐसी जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो लैंड है वो बहुत कम 50% लैंड का 60 फैमिलीज के पास है, 60 फैमिली के पास ओनरशिप है। ये हमेशा ही होता है। जैसे कंट्री की इनकम है तो कंट्री की इनकम का 90% पार्ट कंट्री के 10% लोगों के पास है और बाकी 10% पे 90% लोग सर्वाइव करते हैं। ये इनइक्वलिटी आपको इस विलेज में भी देखने को मिली, किस तरीके से जो टोटल एरिया है उसका टोटल एरिया का 50% पार्ट 60 लोगों की ओनरशिप में है और बाकी जो 390 फैमिलीज हैं वो टोटल कंट्री के टोटल विलेज के 50% पार्ट पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जाएंगे कि जो हु विल प्रोवाइड द लेबर कैसे प्रोवाइड होते हैं, इनमें जो फार्मर्स जो ये लैंड है उस पर काम करने वाले लोग कौन होते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।